सभी बहनों भाइयों को और बच्चों को, सबको मेरा प्यार। और हमने वीडियो बनाए थे 3 प्राणायाम के। अब हम एक नए काम करना चाहते हैं कि हमने अब छोटे बच्चों को परी की कहानियाँ तो नहीं सुना सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए और जितने भी बलिदानी हुए, उनसे अलग बहुत से लोग थे जो शीर्ष चोटी तक पहुँचे। लेकिन किस उम्र में उन्होंने क्या क्या काम किए, तो पहले हम उन सबके बचपन को देख लेते हैं। तो आज हम किसका बचपन देखेंगे? आज हम देखेंगे राजेंद्र बाबू के बचपन का। हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, वो बचपन में कैसे थे। और बचपन मुझे हमेशा से सुहाना लगता रहा है। तो आइए उनके बचपन की कुछ बातें शेयर करते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं कि भ्रामरी में मैंने कहा था कि 3 उंगलियां माथे पर, लेकिन वो मेरे मुंह से गलत निकल गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। 3 उंगलियां आँखों पर, दोनों तरफ से एक एक उंगली माथे पर, और फिर हम भौंगे का गुंजार करेंगे 5 या 7 बार। तो और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो राजेंद्र जी की उम्र कितनी थी? उम्र 5-6 साल की थी। और जैसे मोदी जी हैं ना, फर्श से अर्श तक पहुँचे हैं, ऐसी वो भी थे। उनके बचपन की अब चुलबुली हम बातें देखते हैं। उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, उस समय फारसी का चलन था। राजेंद्र बाबू की उम्र 5-6 साल थी, उस समय फारसी का चलन था। राजेंद्र को पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आए। इसमें हिंदू मुसलमान एकता के भी आपको दर्शन होंगे। बिस्मिल्लाह के साथ अक्षर आरंभ हुआ, शीरनी बांटी गई और मौलवी साहब को रुपए दिए गए। मौलवी साहब के से पढ़ने के लिए राजेंद्र अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 चचेरे भाई और थे। ये दोनों राजेंद्र से बड़े थे। एक थे जमुना प्रसाद, जो उम्र में सबसे बड़े थे, वह खेल और चुगलबाजी में सबसे आगे थे। दूसरे गंगा भाई। इन 3 विद्यार्थियों के अलावा मौलवी साहब के भी 2 लड़के थे। बचपन में कुछ न कुछ चंचलता सब में होती है। हंसना, खेलना, खाना पीना, उमंग, यही तो बचपन का धन है। राजेंद्र स्वभाव से बहुत चंचल नहीं थे, न किसी से अधिक हास प्रयास ही करते थे। पर इस उम्र में पढ़ते समय उन्हें जिन लोगों का साथ मिला, उनसे उनका खूब मनोरंजन हुआ। उस समय मनोरंजन के सबसे बड़े साधन वही मौलवी साहब थे। जब राजेंद्र को पढ़ाने आते थे, मनोरंजन में घर के बड़े लोग भी कभी कभी शामिल हो जाते थे। जमुना प्रसाद के एक चाचा थे, बलदेव प्रसाद। बलदेव प्रसाद मौलवी साहब को खूब छकाते थे। राजेंद्र के मन में उस समय कौतूहल और भय दोनों ही रहता था। हंसने का मौका आता तो बड़ों के सामने हंसना भी मुश्किल हो जाता। मौलवी साहब की एक आदत थी कि वह दुनिया की बहुत सी बातों को जानने का दावा करते थे। बलदेव चाचा उनको तरह तरह से उकसाते और वह उसी में फंस जाते। एक दिन बलदेव चाचा ने कहा कि बाग में बंदर आ गए हैं, वे गुलेल से मार कर भगाए जा सकते हैं। यह बात सुनते ही मौलवी साहब उचक पड़े। अरे, यह कौन सी बड़ी बात है, गुलेल चलाना तो मैं खूब जानता हूँ। बलदेव चाचा जानते थे कि मौलवी साहब को कुछ नहीं जानते। वह मौलवी साहब को लेकर बगीचे में गए। गुलेल और गोली मौलवी साहब के हाथ में थमा दी और कहा, निशाना लगाइए और खूब खींचकर बंदर को मारिए। मौलवी साहब ने खूब खींचकर गोली छोड़ी। गोली बंदर को तो नहीं लगी, हाँ, उनका अपना अंगूठा जरूर घायल हो गया। टप टप खून टपकने लगा। मौलवी साहब दर्द से कराकर नीचे बैठ गए। दूसरे दिन सब लोग टहलने निकले। उस दिन दादा चौधरी लाल भी साथ में थे। तब तक मौलवी साहब की बातें दादा के पास पहुंच चुकी थीं। उस दिन उनको मजाक की सूझी। सभी लोग बातें करते जा रहे थे, तब तक सामने से एक सांड आता दिखाई दिया। बलदेव चाचा बोले, ऐसी बात तो नहीं है, किसी ने कहा यह सांड मारता है, कोई इसके सामने जा नहीं सकता। बलदेव चाचा बोले, ऐसी बात तो नहीं है, अपने मौलवी साहब उस सांड के सामने जा सकते हैं। मौलवी साहब सचमुच ताव में आ गए। वह बोले, मैंने ऐसे बहुत से सांड देखे हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, सांड की जगह चाहे बाघ आ जाए। मौलवी साहब आगे बढ़े और सांड ने उन्हें दे पटका। मौलवी साहब धूल झाड़ते हुए वापस आ गए। यह हास प्रयास अपनी जगह चलता रहा, शिक्षा अपनी जगह चलती रही। इन मौलवी साहब ने 6 महीने तक पढ़ाया। अब तक राजेंद्र ने फारसी के अक्षर सीख लिए थे। वह करीमा पढ़ने लगे थे। 6 महीने बाद दूसरे मौलवी साहब बुलाए गए। वह बहुत गंभीर थे, अच्छा पढ़ाते भी थे। इन्होंने 2 साल तक पढ़ाया। राजेंद्र बाबू ने करीमा, मामकीमा, खालकबारी, खुशहाल सीमिया, दस्तूरु लसीमिया, गुलिस्तान, बोस्तान आदि पढ़ा। इसी बीच उन्होंने कैथली लिखना और गिनती करना भी सीख लिया। राजेंद्र के पढ़ने का तरीका यह था कि सब खूब सवेरे उठकर मकतब में चले जाते। मकतब उनके पक्के मकान में अलग सा एक हिस्सा था। वहीं एक कोठरी में मौलवी साहब रहते थे।
मौलवी साहब कभी अपनी चारपाई पर और कभी तख्तपोश पर बैठ कर पढ़ाया करते थे। मौलवी साहब सबसे पहले पिछले दिन का पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराते। जो जितनी जल्दी पाठ याद करके सुना देता उसे उतनी जल्दी नया पाठ दिया जाता। राजन सबसे पहले अपना पिछला पाठ याद करके सुना देते थे, सबसे पहले नया पाठ पढ़ लेते थे। सूरज निकलने के बाद कुछ देर नाश्ते के लिए छुट्टी मिलती, फिर पाठ याद करना पड़ता। मौलवी साहब पाठ सुनने के बाद बोलते किताब बंद करो, अब तख्ती निकालो। इसी बीच कुछ समय खेलने कूदने को मिल जाता। शाम को फिर चिराग जलते ही पढ़ने के लिए बैठना होता था। उस समय दिन के दोनों सबक याद करके सुनाने पड़ते थे। तब मौलवी साहब हुक्म देते किताब बंद करो। राजेंद्र मौलवी साहब को आदाब करते घर जाकर सो जाते। शाम की पढ़ाई में राजेंद्र को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं उन्हें नींद ना आ जाए। नींद आई तो मौलवी साहब मार बैठेंगे, यह सोचकर वो होशियार रहते, लेकिन साथ ही छुट्टी पाने के उपाय भी सोचते रहते। ये सारे उपाय अधिकतर जमुना भाई सोचते और करते थे। कभी कभी जब दिए में तेल ज़्यादा हो जाता तो जमुना भाई एक पोटली में राख या धूल बांध लेते। चिराग की बत्ती उकसाने के बहाने वह पोटली दिए में रख देते। पोटली दिए का तेल सोख लेती और दिया बुझने को आ जाता। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते, यह दिए में क्यों तेल कम डालती है, और किताब बंद करने का हुक्म दे देते। किसी दिन जमुना भाई पेशाब करने की छुट्टी मांगकर भाग जाते। मौलवी साहब उनके लौटने से थोड़ी देर बाद दाई पहुंच जाती और मौलवी साहब से कहती बच्चों को छुट्टी दे दीजिए। मौलवी साहब छुट्टी दे देते। राजेंद्र ने बचपन के की शिक्षा और मनोरंजन का एक और भी साधन था, वह थी गांव की रामलीला। यह रामलीला हमेशा कार के महीने में होती थी। लीला करने वालों का दल कहीं बाहर से नहीं आता था। 15-20 दिनों तक कहीं बाहर से आता था। 15-20 दिनों तक इसकी वजह से गांव में बड़ी चहल पहल रहती थी। उस समय की वह लीला बड़ी अनोखी थी। जो राम लक्ष्मण बनते थे वे अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते थे। एक आदमी तुलसीदास की रामायण अपने हाथ में रखता और हर पात्र को बताता जाता कि अगर राम से बुलवाना होता तो वह कहता राम जी कहो, हे सीता, फिर यही राम जी दोहराते। लोगों को यह वार्ता बहुत कम सुनाई पड़ती थी क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती थी। पात्र कितना ही अधिक ऊंची आवाज़ में बोलते, सब कुछ शोरगुल में डूब जाता। हाँ, जब दौड़ धूप और लड़ाई होती, राम रावण का दल आमने सामने आता, तब लोगों को खूब मनोरंजन होता था। रामलीला के दिनों में के अलावा भी लोग रामायण का पाठ करते थे। राजेंद्र बाबू पर इस पाठ का बड़ा असर पड़ा था। वे देखते कि लोगों को अक्षर ज्ञान तो बहुत कम है, पर सभी ढोल मंजीरी के साथ रामायण गा रहे हैं। न जाने कितने लोगों को रामायण की चौपाइयाँ और दोहे कंठस्थ थे। वे अपनी बातचीत में भी रामायण की चौपाइयाँ ही बोलते थे। गांव में कुछ त्योहार बड़ी उमंग के साथ मनाए जाते थे, जिसका राजेंद्र बाबू के मन पर बहुत असर हुआ। होली, दिवाली, दशहरा तो था ही, मुहर्रम और ईद भी। मुहर्रम ईद भी मुसलमान मिलकर मनाते थे। राजेंद्र और दूसरे बच्चे त्योहारों में मौलवी साहब की बनाई ईदी अपने बड़ों को पढ़कर सुनाते थे और उनसे रुपए मांगकर मौलवी साहब को देते थे। ईदी में जो कुछ लिखा रहता था वो भी एक तरह से अनोखा ही था। जैसे दिवाली की ईदी में लिखा होता, दिवाले आमदे हंगामा जुआ। दशहरे की ईदी में लिखा जाता, दशहरे को चले थे रामचंद्र, बनाकर रूप योगी वो कलंदर। इस प्रकार सामाजिक वातावरण में भी राजेंद्र की शिक्षा होती रही। बचपन की इस उम्र में उन्हें भी जो कुछ मिला, मौलवी साहब से, अपने सहपाठियों से, गांव वालों से, वहाँ के रीति रिवाजों से, वह सब शिक्षा का ही अंग तो था। अगर सिर्फ स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहें तो अब तक उन्हें मौलवी साहब से फारसी की शिक्षा मिल चुकी थी। गांव की शिक्षा समाप्त हुई, उनको अब छपरा भेजा गया। महादेव प्रसाद जी ने राजेंद्र प्रसाद की शादी की बात चलाई। शादी की बात पक्की हो गई राजेंद्र प्रसाद की। इस समय राजेंद्र की उम्र 13 साल थी। राजेंद्र दौड़ते हुए भाई के पास गए और उन्होंने बात बताई। बलिया जिले में दलन छपरा नाम का एक गांव है। यही राजेंद्र प्रसाद की शादी तय हुई। जीरादेई से यह गांव लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। राजेंद्र बाबू ने के ससुर आराम में मुख्तर थे। उन्होंने तिलक में 2000 रुपये चढ़ाए थे। बर्तन कपड़े आदि अलग थे। उन दिनों देखने में यह तिलक सम्मानजनक था। परिवार की प्रतिष्ठा के अनुसार राजेंद्र का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। कुछ समय बारात में हाथी, घोड़े, ऊँट, बैलगाड़ियाँ सब कुछ जाते थे। देहातों में कहीं कहीं अब भी जाते हैं। राजेंद्र दूल्हा बन के एक पालकी में बैठे, उनके पिता दूसरी पालकी में बैठे। इस बारात के लिए हाथी घोड़े बहुत मंगाए गए, लेकिन उस दिन का लगन बहुत था।
जो विवाह के लिए बहुत अच्छी बात होती है। उस दिनों बहुत विवाह होते थे, इसीलिए इस बारात के लिए केवल एक हाथी मिल पाया था। 2-4 घोड़े भी थे। जेठ का महीना था, गर्मी के दिन थे। हवा में पालकी बार बार उड़ती और गुब्बारे की तरह हवा भर जाती। चांदी की पालकी वैसे ही भारी थी, ऊपर से लू और धूप। कहार परेशान थे, राजेंद्र बाबू भी परेशान थे। 2 दिनों का लंबा रास्ता था। बड़ी मुश्किल से पहले दिन बारात शाम को सरयू के किनारे पहुंची। डेरा पड़ा और रात का विश्राम हुआ। सरयू पार करनी थी। सामान, पालकी, बैलगाड़ी, घोड़े आदि नाव में लादे गए और पार चले गए। हाथी भला कैसे नाव में लादा जाता? बारात बिना हाथी के चली। इस पर राजेंद्र के पिता को बहुत दुख हुआ। परिवार की प्रतिष्ठा के अनुसार जिस बारात में कई हाथी होने चाहिए, उसमें एक भी हाथी नहीं था। तो लोग क्या कहेंगे? उनकी अपनी बारात में 50 हाथी गए थे। पर अब क्या करते? बारात वापस तो जा नहीं सकती थी। हाथी के झमेले से वैसे ही देर हो गई थी। इसी बीच एक घटना और घट गई। बारात जब गांव से 2 मील दूर थी तो पील वालों से बात हुई। कुछ हाथी दिख गए, उन्हें कुछ रुपए दिए गए। इस तरह हाथी का हौसला भी पूरा हो गया। लेकिन बारात पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। एक तो दिन का सफ़र, वो भी पालकी में, दूसरे थकावट, तीसरे सही शाम को सो जाने की आदत। बारात पहुंचने के पहले ही रात प्रसाद श्री राम आराम से पालकी में सो गए। इसी तरह उन्हें जगाया गया। लेकिन यह विवाह कैसा था, ये हम आगे देखेंगे। राजेंद्र बाबू के बचपन के और जवानी के कुछ झलकियाँ हम देखेंगे और हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज और किस तरीके के थे, कैसी उनकी परवरिश थी, कैसा उनका संसार था और कितने सुंदर तरीके से वो जीवन व्यतीत करते थे। और अर्श से लेकर ज़मीन से लेकर आकाश तक पहुँचे, उसकी एक प्यारी कहानी हम बाद में कहेंगे, पर सबका बचपन पहले कहेंगे। पुनः पुनः अभिनंदन सबका आने के लिए, पुनः पुनः नमन और राजेंद्र बाबू के चरणों में साक्षात दंडवत। हमारे प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।